मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियोज़ को देखें। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। अब इसमें पहला है 140। 140 है तो इसको हम लिख देंगे 140। फिर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 70। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो ये इसे 35 लिख देंगे। फिर 5 का भाग जा रहा है, न कि 2 का जा रहा है न 3 का जा रहा है, तो इसे 5 से विभाजित करेंगे तो ये 7 आ गया। अब बाद में 7 में 7 का ही भाग जाता है, उससे छोटी संख्या 1 का जाता है, लेकिन कोई भी अभाज्य संख्या का नहीं जाता, इसलिए हम इसे 7 लिख देते हैं, फिर 1 लिख देते हैं। तो 140 को हम लिख देते हैं फिर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 78, और फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 39 और फिर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 13 फिर 13 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। और 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर, इसे ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। क्वेश्चन 3 है 3825। अब 3825 है तो 3825 को हम 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, तो फिर 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1275। फिर 3 का भाग देंगे तो 425। अब 425 में 5 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है, क्योंकि 4 + 2 + 5 यह होता है 11, और 11 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग, जो अंकों का योग है ना, वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी 3 का भाग जाता है। तो ये 425 आ गया। तो अब 5 का भाग देंगे 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 85, और फिर 5 का भाग देंगे तो ये 17, और फिर 17 का ही भाग जाएगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, ये 1 आ गया। तो 3825 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। अब चौथा है 5005। 5005 इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग देने पर ये 1001 आएगा। फिर 5 के बाद जो छोटी संख्या है वो 7 है, 7 का भाग इसके अंदर जाता है 1001 के अंदर। 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 143। अब फिर 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13, और 13 का भाग फिर से 13 के अंदर देंगे तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 5005 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब 5वां प्रश्न है 7429। 7429 में 17 का भाग जाएगा सर्वप्रथम तो ये आ जाएगा 437। इसमें 19 का भाग जाएगा, ये आ जाएगा 23, और इसमें 23 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो 7429 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। भाई इनके अंदर स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, ये चेक करने के लिए। तो वो प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भाजकता के कुछ नियम हैं जो यहाँ दिए गए हैं, और इनकी डिटेल्ड वीडियो शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, और जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उनके लिए
उन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ये सिद्ध करना है। तो 26 और 91 के लिए करते हैं। पहला प्रश्न है 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 13 और 91 का होगा 7 गुणा 13। अब भाई HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसकी सबसे छोटी घात। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 13 है, तो ये हो जाएगा 13। और ये LCM, तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो जाएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके अंदर जो प्रत्येक संख्या होती है उसकी सबसे बड़ी घात। इसके अंदर क्या है? 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 की पावर 1। 7 की बड़ी सबसे घात 7, क्या हो जाएगी? 13 की पावर 1, है ना। ये 13 की पावर 2 नहीं है, ये 13 की पावर 1 ही है। इसे लिख देंगे हम 182, इन दोनों का गुणा, ये हो जाएगा 1। अब HCF गुणा LCM, ये क्या हो जाएगा? 13 गुणा 182, ये हो जाएगा 2366। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बराबर हैं, यानी कि यह सिद्ध होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा और HCF और LCM का गुणा बराबर होता है। अब दूसरा प्रश्न है 510 व 92। अब इस सभी को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें लिख रखा है और पहले आप खुद करके देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो में याद कर देंगे। अब तीसरा प्रश्न भी ऐसे ही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को भी पहले आप खुद करके देखें, फिर वीडियो में आकर के देखें, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें आकर के पूछें, कमेंट करें और पूछें। अब तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमें क्या पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21, ये पहला प्रश्न है। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 का होगा 3 गुणा 5। 21 का होगा 3 गुणा 7। HCF क्या होगा? इसका 3 होगा, क्योंकि 3 ही है जो सब में उभयनिष्ठ है और उसकी न्यूनतम घात 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। LCM होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि LCM क्या होता है? प्रत्येक संबद्ध संख्या की सबसे बड़ी घात, ये हो जाएगी 2 की पावर 2। सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2 ही है, ये होगा 3 है सबसे बड़ी घात, ये 3 होगा। बाद में 5 है, ये 5 हो जाएगा। ये 7 है, 7 हो जाएगा। टोटल होगा 420। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी होगा। दूसरे प्रश्न में भी 17 का भाग एक बारी, 23 एक बारी, 29 का भाग एक बारी, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। इसका HCF आ जाएगा 1, LCM आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29, ये हो जाएगा 11,339। अब भाई जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर उनका HCF 1 होता है तो जो LCM होता है वो उन संख्याओं का गुणा होता है ना। चाहे वो 3 संख्याओं वाला हो, चाहे वो 2 संख्याओं वाला हो। अब ये ऐसे ही तीसरा प्रश्न हो जाएगा। ये भी आप पहले स्वयं करके देखें, फिर वीडियो के अंदर आकर देखें। अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो हमें क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ 306,657 बराबर 9। अब LCM ऑफ 306,657 बराबर x मान लिया हमने, है ना। तो हमें पता है, हमने क्या पढ़ा पहले? HCF ऑफ a, b गुणा LCM ऑफ a, b बराबर a गुणा b। तो इससे ये हो जाएगा
HCF ऑफ 306,657 गुणा LCM ऑफ 306,657 बराबर 306 गुणा 657। HCF क्या है 9, LCM क्या माना है x, और ये 306 और ये 657। अब x क्या हो जाएगा, 9 का भाग दे देंगे इधर, है ना, तो 9 का भाग देंगे, 306 और 9 को काट देंगे, ये आ जाएगा 34। अब x बराबर 34 गुणा 657 यानी x बराबर 22,338। अब पाँचवा प्रश्न क्या है, पाँचवा प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें पूछा है कि 6 की पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 5 आना चाहिए, है ना। तो हम 6 की पावर n को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं 2 गुणा 3 की पावर n, है ना, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं आता। तो अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। भाई इसके अंदर 5 का भाग नहीं जाता है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, है ना। अब छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों, है ना। अब हम लिखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 को प्लस 13। अब इसके अंदर से हम 13 को कॉमन लेते हैं, 13 को कॉमन लेने पर यह आ जाता है 7 गुणा 11 प्लस 1। इसके अंदर से 13 कॉमन आया, ये गुणा के अंदर 1 आ गया, इसमें से 13 कॉमन आया, ये 1 आ गया, है ना। अब कॉमन लेने का मतलब तो आपको पता ही होगा, कॉमन लेने का मतलब है 13 का भाग देना, कॉमन लेना यानी कि उस संख्या का भाग देना। अब ये 13 कोष्टक के अंदर जाएगा, 7 गुणा 11 बराबर 77 प्लस 1, ये आ जाएगा 13 प्लस 78 बराबर 1014। अब चूंकि 1014 1 व 1014 के अलावा 13 व 78 से भी विभाज्य है, अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है ना। भाई भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके अंदर एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता हो। तो हमने ये लिख दिया, ये हो गया पहला पोर्शन। इसका दूसरा पोर्शन है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसके अंदर से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेने पर आता है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अब इन सब का गुणा करने पर यह आता है 1008 प्लस 1। 5 गुणा 1009 बराबर 5045। अब चूंकि 5045 एक व स्वयं के अलावा 5 व 1009 से भी विभाज्य है, अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी। अब प्रश्न 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर स्थान पर मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या पूछा है, वह न्यूनतम समय जिस पर वह प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, है ना। न्यूनतम स्थान है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब ही होता है न्यूनतम या नीचे, है ना। तो अब
सोनिया को चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट और रवि को चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए लगा न्यूनतम समय होगा एलसीएम ऑफ 18,12, यानी कि जो दोनों का समय है उनका एलसीएम। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो यह आ जाएगा 18 बराबर 2 गुणा 3 की पावर 2। 12 का होगा तो यह आ जाएगा बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3। अब एलसीएम क्या होगा, दोनों में जो संख्याएं हैं उनकी मैक्सिमम पावर, ये हो जाएगा। इसके अंदर 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, ये हो जाएगा गुणा 3 की पावर 2, ये मैक्सिमम है, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 बराबर 4 गुणा है बराबर 36 मिनट। ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। थैंक्स फॉर विजिटिंग। विजिट अगेन टू आवर चैनल।